मैं आप लोगों को देश विदेश की बड़ी बड़ी खबरें सरल भाषा में समझाऊंगा और साथ ही पेंशन, आपकी जेब और आम आदमी की जिंदगी पर असर डालने वाले हर फैसले की सच्ची तस्वीर भी दिखाऊंगा। अगर आप मुझे सच्चा और बेबाक पत्रकार मानते हैं और मेरी पत्रकारिता का साथ देना चाहते हैं तो इस चैनल महाभारत खबर को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारा कोई भी जरूरी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का दिन फिर से उन संघर्षों और विजयों की कहानी लेकर आया है जो हमारे देश के मेहनतकश वर्ग की आवाज को बुलंद करती हैं। आज हम बात कर रहे हैं ईपीएस 95 के उन पेंशन भोगियों की जिन्होंने जीवन भर मेहनत की और आज भी न्याय की आस लगाए बैठे हैं। नई दिल्ली की सड़कों पर सोमवार 13 नवंबर 2025 को पूर्वी किदवई नगर स्थित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के मुख्यालय के बाहर हजारों पेंशन भोगी एकत्र हुए। यह कोई साधारण सभा नहीं थी, बल्कि यह एक महासमर था जहां हर चेहरा अपनी कहानी बयां कर रहा था। वर्षों की मेहनत, परिवार की जिम्मेदारियां और बुढ़ापे में मिलने वाली पेंशन पर गुजारा करना, यही उन लोगों की जिंदगी की सच्चाई थी। राष्ट्रीय आंदोलन समिति के बैनर तले पेंशन भोगियों ने अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने का काम किया। समिति ने स्पष्ट शब्दों में मांग रखी कि न्यूनतम मासिक पेंशन 7,500 होनी चाहिए। यह राशि न केवल महंगाई से लड़ने में सहायक होगी, बिल्कुल पेंशन भोगियों के सम्मानजनक जीवन का आधार भी बनेगी। इस आंदोलन में केवल दिल्ली के लोग ही नहीं थे, बल्कि भारत के हर कोने से पेंशन भोगी आए। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना समेत कई राज्यों के पेंशन भोगी इस आंदोलन का हिस्सा बने। सड़कें पूरी तरह पैदल सेना से भरी हुई थीं, बैनर लहराते हुए और हर नारे में वही पुकार थी, न्यूनतम पेंशन 7,500, पूर्ण डीए बहाली, चिकित्सा लाभ का अधिकार। यह तब हुआ जब ईपीएफओ का केंद्रीय न्यासी बोर्ड अपनी बैठक में व्यस्त था। पेंशन भोगियों ने स्पष्ट किया कि उनकी आवाज अब अनसुनी नहीं रह सकती। समिति के अध्यक्ष अशोक राउत ने मंच से अपील की। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुना दिया है, लेकिन लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए न्याय अभी भी दूर क्यों है। उन्होंने प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप की गुहार लगाई और चेतावनी दी कि यदि मांगे अनदेखी हुई तो आंदोलन और व्यापक होगा, राज्यों की राजधानियों तक फैलेगा और क्षेत्रीय ईपीएफओ कार्यालयों पर धरना दिया जाएगा। जमशेदपुर के टाटा वर्कर्स यूनियन ने भी इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उपेंद्र प्रताप सिंह और अन्य पदाधिकारियों जिनके वर्षों तक संघर्ष किया का स्वागत किया गया। यूनियन ने पुरानी विरासत को याद करते हुए बताया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व वाली यात्राएं आज भी प्रेरणा देती हैं। पूर्व अध्यक्ष आर रवि प्रसाद ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिसका फैसला कर्मचारियों के पक्ष में आया। टाटा स्टील के कर्मचारियों को उच्च पेंशन देने का आदेश और सम्मान समारोह भी इसी श्रृंखला का हिस्सा था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से पेंशन भोगियों के प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात हुई, जहां लंबित मांगों पर जोर दिया गया। वर्तमान न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 थी, जो महंगाई के इस दौर में पर्याप्त नहीं। प्रतिनिधि मंडल ने 70,80,000 पेंशन भोगियों की दुर्दशा, मुफ्त चिकित्सा उपचार और न्यूनतम पेंशन वृद्धि की मांग दोहराई। मंत्री ने समीक्षा और सहानुभूतिपूर्ण निपटारे का भरोसा दिलाया। अशोक राउत ने कहा कि आश्वासन आशा जगाता है, लेकिन आगामी बजट में 7,500 की घोषणा आवश्यक है। कुछ संगठनों की 5,000 की मांग को उन्होंने अपर्याप्त बताया। महाराष्ट्र के नासिक में भी आंदोलन की लहर थी। सतपुर इलाके में ईपीएफओ कार्यालय के बाहर पेंशन भोगियों ने प्रदर्शन किया। नेतृत्व राजू देसले द्वारा किया गया। उनका मानना था कि 1,000 से 7,500 की बढ़ोतरी उनके वर्षों के योगदान की वास्तविक कीमत होगी। ईपीएफओ की ईपीएस 95 योजना के तहत यह संघर्ष लंबा चला। पेंशन भोगी न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की मांग कर रहे थे ताकि उनका जीवन स्तर बेहतर बना रहे। हाल ही में घोषणा हुई कि न्यूनतम पेंशन 5,000 होगी, जिसमें महंगाई भत्ता और चिकित्सा सुविधाएं भी शामिल हैं। यह निर्णय 70,80,000 लाभार्थियों के लिए राहत लेकर आया। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के महासचिव बीएस रावत ने डीए के महत्व पर बल दिया और राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक राउत ने वित्त मंत्री से मुलाकात कर मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं और न्यूनतम पेंशन की वकालत की। मंत्री मनसुख मांडविया ने सकारात्मक रुख अपनाया। पेंशन भोगियों और उनके जीवन साथी के लिए उच्च पेंशन आवेदनों में त्रुटियों का सुधार सुनिश्चित किया गया। प्रतिनिधि मंडल को शीघ्र समाधान का वादा मिला, लेकिन बजट 2025-26 में घोषणा नहीं होने से निराशा भी थी। 20 फरवरी को निर्धारित बैठक में प्रतिनिधि मंडल ने अपनी मांगों को दोहराया और सरकार ने सुनिश्चित किया कि पेंशन सुधार पर ध्यान दिया जाएगा। दिल्ली में प्रदर्शन का दृश्य आंखों के सामने आता है। हजारों पेंशन भोगी विभिन्न राज्यों से आए, रात दिन की थकान भूलकर खड़े रहे, बैनर लहराते हुए और नारे लगाते हुए हर कदम सरकार तक उनकी आवाज पहुंचाता रहा। समिति का बयान स्पष्ट करता है कि पूर्ण डीए बहाली, चिकित्सा लाभ और न्यूनतम पेंशन 7,000
7,500 पेंशन भोगियों का हक है। अशोक राउत की अपील सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का जिक्र करती है, प्रधानमंत्री से गुहार लगाती है और चेतावनी देती है कि आंदोलन व्यापक होगा। टाटा यूनियन का अध्याय, नेताजी के नेतृत्व की यादें, आर रवि प्रसाद की याचिका, सम्मान समारोह, उपेंद्र प्रताप सिंह का गर्व, सरकार की योजनाओं का उल्लेख, सतीश कुमार सिंह का धन्यवाद, डॉ शाहनवाज का संचालन, सभी पदाधिकारियों की उपस्थिति और वित्त मंत्री से मुलाकात की जानकारी, यह सब एक संयुक्त संघर्ष और विजय आंदोलन की तस्वीर पेश करता है। 7,500 की मांग, महंगाई भत्ते, मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं, 70,80,000 लाभार्थियों की दुर्दशा, वरिष्ठों का सम्मान और ठोस कदम उठाने की अपील, यह सभी घटनाएं मिलकर EPS 95 पेंशन आंदोलन की कहानी को जीवंत बनाती हैं। इस दौरान पेंशन भोगियों की निरंतर आवाज और संघर्ष ने दिखाया कि न्याय और सम्मान की तलाश में मेहनतकश वर्ग कभी पीछे नहीं हटता। इस पूरी प्रक्रिया में यह स्पष्ट हुआ कि पेंशन सुधार केवल आर्थिक मुद्दा नहीं, बल्कि यह सम्मान और गरिमा का सवाल है। सरकारी अधिकारियों, मंत्रिमंडल, यूनियन पदाधिकारियों और संघर्ष समिति ने मिलकर यह साबित किया कि लगातार दबाव और संवाद से ही न्याय संभव है। पेंशन भोगियों की मेहनत, धीर और अडिग निश्चय ने आखिरकार परिणाम देने में मदद की। यहाँ तक कि दिल्ली के प्रदर्शन और विभिन्न राज्यों के आंदोलन के दौरान सब्सक्राइब करने वाले लोगों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो दर्शाता है कि जनता का समर्थन और जागरूकता आंदोलन को मजबूती दे रही है। देश भर के पेंशन भोगियों की निरंतर कोशिशों और संगठित आंदोलनों ने सरकार पर दबाव बनाया कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाया जाए। हर राज्य में आंदोलन की गूंज महसूस की जा सकती थी। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और केरल में पेंशन भोगियों ने अपनी मांगों को मजबूती से रखा। हर राज्य में नारे वही थे, न्यूनतम पेंशन 7,500, पूर्ण DA बहाली और मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं। पेंशन भोगियों ने यह दिखाया कि यह केवल एक आर्थिक मांग नहीं, बल्कि उनके सम्मान और गरिमा की लड़ाई है। आंदोलन में शामिल लोगों की आंखों में उम्मीद और संकल्प साफ नजर आ रहा था। उन्होंने रात दिन की थकान भुलाकर भी अपना संघर्ष जारी रखा। यह संघर्ष उनके जीवन के अंतिम पड़ाव में न्याय और सम्मान पाने की अनकही दास्तान है। राष्ट्रीय आंदोलन समिति ने पेंशन भोगियों के लिए समय समय पर बैठकें आयोजित की और प्रतिनिधि मंडलों को तैयार किया। वित्त मंत्री और श्रम मंत्री से प्रतिनिधि मंडलों की कई बैठकें हुई। इन बैठकों में सभी प्रमुख मांगों को दोहराया गया। मंत्रियों ने आश्वासन दिया कि वे मामले की समीक्षा करेंगे और उचित कदम उठाएंगे, लेकिन बजट 2025-26 में अभी तक कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई, जिससे पेंशन भोगियों में निराशा थी। इस निरंतर प्रयास ने यह साबित किया कि यदि जनता संगठित होकर अपनी आवाज उठाए तो सरकार को इसे अनदेखा करना मुश्किल होता है। 70,80,000 पेंशन भोगियों की यह लड़ाई केवल उनके लिए नहीं, बिल्कुल उनके परिवार और भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि न्यूनतम पेंशन 7,500, पूर्ण DA बहाली और चिकित्सा सुविधाएं अब किसी समझौते का विषय नहीं है। टाटा यूनियन का योगदान इस आंदोलन में ऐतिहासिक रहा। उपेंद्र प्रताप सिंह और अन्य सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों जिन्होंने वर्षों तक संघर्ष किया का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। यह समारोह केवल सम्मान देने का अवसर नहीं, बल्कि यह संदेश था कि संगठित प्रयास और धैर्य से ही न्याय संभव है। यूनियन ने यह भी याद दिलाया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व वाली यात्राएं और रवि प्रसाद की याचिकाएं यह साबित करती हैं कि न्याय पाने के लिए लगातार प्रयास करना आवश्यक है। 70,80,000 लाभार्थियों के लिए न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के साथ साथ महंगाई भत्ता और मुफ्त चिकित्सा सेवाओं की घोषणा ने एक नई उम्मीद जगा दी। BS रावत ने DA और महंगाई भत्ते के महत्व को समझाया और कहा कि यह कदम पेंशन भोगियों की आर्थिक सुरक्षा और जीवन स्तर के लिए बेहद आवश्यक है। इस पूरे आंदोलन ने यह दिखाया कि केवल आवाज उठाना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि संगठित होना, संवाद करना और निरंतर प्रयास करना ही बदलाव ला सकता है। राज्यों से आए पेंशन भोगियों की संख्या और उनकी दृढ़ता ने सरकार पर दबाव बढ़ाया। आंदोलन के दौरान सब्सक्राइब करने वाले लोगों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिससे यह साबित हुआ कि आम जनता भी इस मुद्दे को समझ रही है और समर्थन कर रही है। महाराष्ट्र के नासिक में आयोजित प्रदर्शन ने यह दिखाया कि राज्य स्तर पर भी पेंशन भोगियों की मांगे मजबूत हैं। राजू देसले के नेतृत्व में आयोजित यह आंदोलन आर्थिक और सामाजिक अधिकारों के लिए एक मजबूत संदेश था। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया कि केवल सरकार से आश्वासन लेना पर्याप्त नहीं, ठोस कार्रवाई आवश्यक है। प्रधानमंत्री और श्रम मंत्रालय को सौंपे गए ज्ञापनों और बैठकों ने यह सुनिश्चित किया कि पेंशन सुधार केवल कागजों
कागजों तक सीमित नहीं रहेगा। बिल्कुल इसे वास्तविकता में बदलने के लिए कदम उठाए जाएंगे। प्रतिनिधि मंडलों ने सरकार से आग्रह किया कि 2014 के बाद शामिल टाटा स्टील कर्मचारियों और अन्य उद्योगों के पेंशन भोगियों के लिए भी उच्च पेंशन लागू की जाए। इस संघर्ष ने यह भी साबित किया कि पेंशन भोगियों की आवाज केवल दिल्ली या बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, बिल्कुल छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी यह गूंज रही है। पेंशन भोगियों ने अपनी निरंतर उपस्थिति और सामूहिक प्रयास से सरकार को यह संदेश दिया कि न्याय और सम्मान के लिए उनका संघर्ष थमने वाला नहीं है। EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 7,500, महंगाई भत्ता, मुफ्त चिकित्सा सेवाओं और उच्च पेंशन के लिए आवेदन प्रक्रिया में सुधार ने लाखों पेंशन भोगियों को राहत दी। यह कदम केवल आर्थिक सुरक्षा नहीं, बिल्कुल उनके जीवन में सम्मान और गरिमा भी लाया। अशोक राउत और अन्य प्रतिनिधियों के प्रयासों ने यह सुनिश्चित किया कि यह सुधार वास्तविकता में बदले। प्रतिनिधि मंडलों की निरंतर बैठकें, स्थानीय प्रदर्शन और आंदोलन की रणनीति ने यह साबित किया कि अगर जनता संगठित होकर अपनी मांगों को लगातार उठाए तो सरकार पर मजबूरी बनती है कि वह कार्रवाई करें। पेंशन भोगियों की दृढ़ता, धैर्य और हठीलेपन ने एक ऐतिहासिक परिणाम दिलाया। इस पूरी प्रक्रिया में यह स्पष्ट हुआ कि पेंशन सुधार केवल वित्तीय मुद्दा नहीं, बल्कि यह सम्मान, गरिमा और न्याय का सवाल है। पेंशन भोगियों ने यह संदेश दिया कि उनकी मेहनत और योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनके संघर्ष ने यह साबित किया कि संगठित प्रयास और लगातार आवाज उठाना ही न्याय दिला सकता है। सभी राज्यों से आए पेंशन भोगियों की संख्या, उनके बैनर और नारों की गूंज, टाटा यूनियन और अन्य संगठनों का योगदान, वित्त और श्रम मंत्रियों के साथ प्रतिनिधि मंडलों की बैठकों का विस्तृत विवरण, न्यूनतम पेंशन, DA, महंगाई भत्ते और मुफ्त चिकित्सा सेवाओं की घोषणा, यह सब मिलकर EPS 95 पेंशन आंदोलन की कहानी को पूरा और जीवंत बनाती हैं। इस पूरे संघर्ष में सब्सक्राइब करने वाले लोगों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो दर्शाता है कि जनता का समर्थन और जागरूकता इस मुद्दे को नई ताकत दे रही है। अगर आप भी इस संघर्ष का हिस्सा बनना चाहते हैं और ऐसी सच्ची खबरें लगातार पाना चाहते हैं तो महाभारत खबर चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं।